नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड ये वो शब्द है जो इस समय भारतीय राजनीति में हर तरफ चर्चाओं में दिखाई दे रहा है, सुना जा रहा है, लोग इसमें चर्चा भी कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानने के इच्छुक हैं कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या चीज़ जिसने राजनीतिक दलों की नींद तक उड़ा दी है। और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि जो मौजूदा मोदी सरकार है, केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उस पर बड़े आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा भी इसी पार्टी को मिला है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर क्या है, कब और क्यों इसकी शुरुआत की गई थी। ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके क्या वाकई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई बड़ा स्कैम हुआ है, कोई बड़ा घोटाला हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक बताकर रोक लगा दी थी। इसके बाद राजनीतिक हलकों में जैसे कि भूचाल आ गया और लोकसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा भी माना जा रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वोटर्स को यह जानने का हक है कि फंडिंग कहां से आ रही है। फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने आगे कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करता है, जिस कारण कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद देश में इस पर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर किसने कितना चंदा लिया है। तो आइए आपको बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या। साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को शुरू किया था। इस स्कीम के तहत कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कितने भी अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती थी। इन चुनावी बॉन्ड के जरिए कोई भी शख्स और कॉरपोरेट कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को बिना पहचान जाहिर करे अनलिमिटेड पैसा डोनेट कर सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एसबीआई से फिक्स्ड डिनोमिनेशन में डोनर द्वारा खरीदा जा सकता है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसे दिया जाता है और फिर वो पार्टी इन बॉन्ड को कैश रकम में बदल सकती है। इन बॉन्ड की सबसे खास बात यह है कि फायदा लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इकाई या शख्स को डोनर का नाम बताने की जरूरत नहीं होती। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको भी ये जानकारी नहीं होती। इलेक्टोरल बॉन्ड को अलग अलग मूल्य वर्गों में उपलब्ध कराया गया। इनकी कीमत 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच होती है। ये 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्यों में उपलब्ध है। और सबसे अहम बात जो है वो ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, यानी इन बॉन्ड्स की वैलिडिटी है और वो वैलिडिटी सिर्फ 15 दिन की होती है। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक से कोई भी 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के बॉन्ड को खरीद सकता था। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से केवल उन्हीं पार्टियों को फंडिंग की जा सकती थी जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट जरूर मिला हो। और आइए बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव पर इसका क्या कुछ असर होने वाला है। चुनावी बॉन्ड को लेकर मामला पिछले कई सालों से कोर्ट में लंबित था और लोगों की इस पर निगाहें इसलिए भी थीं कि यह फैसला लोकसभा चुनावों पर भी असर डाल सकता है। अक्टूबर इस मामले को लेकर भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा था कि यह राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदों में साफ धन के उपयोग को बढ़ावा देता है। अब सबसे खास बात आती है कि चंदा मिलने का तो खुलासा हो गया, लेकिन इसे लेने वाले राजनीतिक दलों को चंदा देने का कंपनियों का उद्देश्य क्या था? चंदा देने के बाद उन्हें क्या फायदा दिलाया गया? इसका भी खुलासा देश की जनता के सामने जरूर होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद इसे लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बॉन्ड से जुड़ा ऐसा ही एक राज फिर से सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि 33 ऐसी कंपनियों ने चुनावी चंदा दिया जो खुद घाटे में चल रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा के जरिए 45 ऐसी कंपनियों का पता चला है जिनके पैसे का सोर्स संदिग्ध माना गया है।
पिछले कुछ सालों में इन कंपनियों ने भर भर कर राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग की है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध पैसे के सोर्स वाली इन 45 कंपनियों को ए, बी, सी और डी कैटेगरी में बांटा गया है। ए कैटेगरी में शामिल 33 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 576.2 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसमें से 434.2 करोड़ रुपए यानी कुल दान का 75% सीधे सीधे बीजेपी के पास गए हैं। पार्टी ने इनके जरिए मिले बॉन्ड को इनकैश किया है। इन कंपनियों की 2016 से 17 से 2022-23 तक 7 सालों में टैक्स लगने के बाद कमाई लगभग जीरो हुई है। अब 1 लाख करोड़ के घाटे में ये जो 33 कंपनियां रही हैं उनके बारे में रिपोर्ट में बताया गया कि इन 33 कंपनियों का कुल घाटा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। एक कैटेगरी में शामिल 33 में से 16 कंपनियों ने कभी टैक्स ही नहीं भरा। घाटे में चल रही इन कंपनियों के जरिए किया गया दान किसी बड़े घोटाले की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि ये कंपनियां अन्य किसी बड़ी कंपनी के लिए मुखौटे का काम कर रही थी या फिर इन्होंने अपने लाभ और घाटे की गलत जानकारी दी। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की भी संभावना जताई जा रही है। अब एक और रोचक जानकारी आपको यहीं बता दें कि 6 कंपनियों ने अपने मुनाफे से ज्यादा राजनीतिक दलों को चंदा दे डाला। बी कैटेगरी में 6 ऐसी कंपनी भी हैं जिन्होंने 646 करोड़ रुपए से ज्यादा दान किए हैं। इनमें से 601 करोड़ या कहें 93% बीजेपी के पास गए हैं। 2016-17 से 2022-23 के बीच इन कंपनियों को लाभ भी हुआ, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना दान किया गया है वो उनके लाभ से भी ज्यादा है। ऐसे में इन कंपनियों को लेकर संदेह जताया गया है कि ये किसी भी कंपनी के लिए मुखौटे का काम कर रही हैं या फिर इन्होंने घाटे और लाभ की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इलेक्टोरल बॉन्ड की सी और डी कैटेगरी में ऐसी कितनी कंपनियां हैं ये भी आप देखिए। सी कैटेगरी में 3 कंपनी शामिल हैं जिन्होंने 193.8 करोड़ रुपए का दान दिया। इनमें से 28.3 करोड़ यानी लगभग 15% इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी ने ही भुनाए। बाकी का 91.6 करोड़ रुपए या कहें 47% कांग्रेस, 45.9 करोड़ रुपए यानी 24% टीएमसी, 10 करोड़ रुपए लगभग 5% बीआरएस और बीजेडी को मिला। 7 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को भी मिले हैं। तीनों कंपनियों का मुनाफा पॉजिटिव रहा है, लेकिन इनके जरिए टैक्स चोरी किए जाने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। और इधर डी कैटेगरी में शामिल 3 कंपनियों ने 16.4 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान किए। इनमें से 4.9 करोड़ यानी 30% बीजेपी को मिले, जबकि कांग्रेस को 58% चंदा मिला था। अकाली दल और जेडीयू को कुल चंदे का 6.1% मिला है। इन कंपनियों के ना तो मुनाफे की कोई जानकारी है और ना ही इनके जरिए भरे जाने वाले टैक्स की। माना जा रहा है कि शेल कंपनी बनाकर इनके मालिकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश हुई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने उसकी शाखाओं से जारी किए गए चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का खुलासा करने से इनकार कर दिया। एसबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में व्यावसायिक गोपनीयता के तहत दी गई छूट का हवाला देते हुए ये जानकारी देने से मना कर दिया। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून के तहत दायर की गई एक आवेदन में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए एसओपी का विवरण मांगा गया। इसका विवरण देने से इनकार करने के पीछे आरटीआई में छूट का हवाला एसबीआई ने दिया। एसबीआई के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और उप महाप्रबंधक ने अपने जवाब में 30 मार्च को कहा कि अधिकृत शाखाओं को समय समय पर जारी चुनावी बॉन्ड योजना 2018 की मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी आंतरिक दिशा निर्देश हैं, जिन्हें सूचना का अधिकार कानून की धारा 8(1)D के तहत छूट दी गई है। आरटीआई कानून की धारा 8(1)D वाणिज्यिक विश्वास, कारोबारी गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सहित ऐसी जानकारी के खुलासे से छूट देती है जिसे बताने से प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसा शब्द जो पिछले कुछ दिनों से शायद हर किसी की जुबान पर है। आखिरकार करीब 6 साल बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सबके सामने आ पाया है, लेकिन यह सच इतनी आसानी से सामने नहीं आया है।
राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले डोनेशन को सार्वजनिक करने के लिए देश की शीर्ष अदालत को एक्शन लेना पड़ा और भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को कई बार फटकार लगी और आखिरकार एसबीआई द्वारा दिए गए डेटा को चुनाव आयोग ने 14 मार्च 2024 को पहली बार अपनी वेबसाइट पर शेयर किया। यूं तो एसबीआई ने पूरी कोशिश की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा को 30 जून तक यानी लोकसभा चुनाव 2024 के पूरे होने के बाद ही सार्वजनिक किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने उसे हथियार डालने पड़े। अब आपको बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले डेटा सेट में क्या क्या खुलासा हुआ है। 14 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर 2 लिस्ट अपलोड की। पहली लिस्ट में उन लोगों के नाम थे जिन्होंने बॉन्ड खरीदे। ये सभी बॉन्ड 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच खरीदे गए थे। इस लिस्ट में बॉन्ड खरीदने की तारीख और मूल्य वर्ग की जानकारी थी। इस लिस्ट से खुलासा हुआ कि लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज्यादा कीमत के बॉन्ड खरीदे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मेगा इंजीनियरिंग ने दूसरी सबसे बड़ी डोनर थी। कई फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने भी बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। रिलायंस और अडानी ग्रुप जैसी कंपनियों के नाम इस लिस्ट में नहीं थे, लेकिन इनसे जुड़ी दूसरी कंपनियों ने पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड दान किए थे। सबसे बड़ी बात जो इस लिस्ट से पता चली वो कि 21 ऐसी कंपनियां थीं जिन्होंने ईडी की रेड के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे। यानी जब ईडी ने छापा मारा तो किसी डर के चलते इन्होंने बॉन्ड्स खरीदे और अपनी मनचाही राजनीतिक पार्टीज को वो बॉन्ड के जरिए पैसा दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या होती है एक इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत। एसबीआई के चुनावी बॉन्ड से जुड़े हर सवाल का जवाब हम आपको यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पहले डेटासेट में जारी हुई दूसरी लिस्ट में राजनीतिक पार्टियों के नाम और हर बॉन्ड का अमाउंट और तारीख दी गई थी। इससे लोगों को हर पार्टी को मिले टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करने में मदद मिली। इस लिस्ट से यह खुलासा हुआ कि राजनीतिक पार्टियों ने कुल 16,492 करोड़ रुपए की कीमत के बॉन्ड कैश कराए। भारतीय जनता पार्टी को कुल 8,250 करोड़ रुपए का चंदा मिला। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश इस मामले के लिए बड़ा साबित हुआ। चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनावी देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तब आदेश दिया था कि जो अभी भी मामले पर फैसला कर रहा है तो चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों से चुनावी बॉन्ड की जानकारी इकट्ठा कर सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा कराएं। और आइए अब आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा चंदा किस पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को इन बॉन्ड्स के माध्यम से सबसे ज्यादा यानी 6,986.5 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 1,397 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1,334 करोड़ रुपए, वहीं बीआरएस को 1,322 करोड़ रुपए मिले हैं। रविवार को चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चला है कि चुनावी बॉन्ड के सबसे बड़े खरीदार फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने समाप्त हो चुके भुगतान मोड के माध्यम से तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके को 509 करोड़ रुपए का दान दिया। ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेडी को 944.5 करोड़ रुपए के साथ ही चौथी सबसे बड़ी चंदा हासिल करने वाली पार्टी बनी। इसके बाद डीएमके 656.5 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने लगभग 442.8 करोड़ रुपए के बॉन्ड को भुनाया। यह भी बड़ा खुलासा हुआ है कि अप्रैल 2018 से 2023 के बीच 8 बार बीजेपी को एक एक दिन में 1-1 अरब रुपए या इससे भी ज्यादा चुनावी चंदा चुनावी बॉन्ड्स के जरिए मिला। जानकारी के मुताबिक एक दिन तो चुनावी चंदे का आंकड़ा 200 करोड़ रुपए तक का भी है, जो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अब आपको बता दें कि अधिकतर पार्टियों ने बॉन्ड्स को रिडीम कराने की तारीख बताई थी। इसके अलावा अमाउंट्स की भी जानकारी इस लिस्ट में थी। बीजेपी, टीएमसी, बीजेडी जैसी पार्टियों ने डोनर के नाम का खुलासा ही नहीं किया था, लेकिन डीएमके, एआईडीएमके और जनता दल सेक्युलर ने उन सभी डोनर्स के नाम का खुलासा किया था जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स डोनेट किए थे। इस जानकारी से यह मिथ मिट गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने वाली कंपनी या इंडिविजुअल की कोई पहचान नहीं हो सकती, यानी पार्टियां चाहें तो बता सकती हैं कि किससे उनको चंदा मिला।
डीएमके की बात करें तो तमिलनाडु की इस सत्ताधारी पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा लॉटरी और गेमिंग कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से मिला था। वहीं जनता दल सेक्युलर ने बताया कि 2018 में कर्नाटक चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चंदा सॉफ्टवेयर दिग्गज इन्फोसिस ने पार्टी को दिया। पहली लिस्ट में इन्फोसिस का नाम नहीं था क्योंकि ये बॉन्ड्स 2019 से पहले खरीदे गए थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी 2019 में बॉन्ड्स खरीदने वाले डोनर के नाम का खुलासा किया था। तो ये तो पूरी बात थी कि आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, राजनीतिक दलों को इन इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या फायदा होता है और जो कंपनीज हैं उनको आखिर क्या फायदा मिलता है इन राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने से। इस समय लोकसभा चुनाव की प्रचार चल रहे हैं। हर तरफ प्रचार में यही बात कही जा रही है कि फला पार्टी भ्रष्टाचार है, फला पार्टी भ्रष्टाचार है। लेकिन जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में ये जानकारी सामने आई है, इसका खुलासा हुआ है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दलों ने तमाम ऐसी कंपनी से पैसा लिया जिसके जरिए उनको फायदा हुआ। अब राजनीतिक दलों को जब फायदा हुआ तो इसके बदले उन्होंने इन कंपनीज को क्या कोई फायदा दिया या नहीं, ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आप खुद समझ सकते हैं कि इतना चंदा देने के बाद इन कंपनीज को कुछ तो फायदा हुआ होगा, कोई लाभ इनको जरूर मिला होगा, जिसके चलते इन्होंने इतना पैसा राजनीतिक दलों को दिया है। अब सारा दारोमदार आपके ऊपर है। लोकसभा चुनाव में प्रचार हो रहा है, लोगों से वोट मांगे जा रहे हैं, आपको लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं, आपको बरगलाने की कोशिशें की जा रही हैं। हर पार्टी ये कह रही है कि सामने वाली पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारी है, भले ही खुद कितने भी भ्रष्टाचारी हों, खुद भ्रष्टाचार के जरिए पैसा लिया हो, कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों ने पैसा लिया हो। लेकिन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। भ्रष्टाचार अगर ये है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अगर ये भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो हर पार्टी इसमें शामिल है। फैसला आपको करना है कि आपको किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा नुकसान दिया, किस पार्टी ने भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी आपको धोखा दिया। हमने जो जानकारी थी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हो सकता है इसमें डाटा में कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से जरूर किया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिन कंपनियों ने राजनीतिक दलों को पैसा दिया है और उन कंपनीज को बाद में बड़ा फायदा हुआ है और उस फायदे के बदले आम जनता को कोई नुकसान हुआ है, वो आपको बताया जा सके, ताकि आप फैसला कर सकें कि आखिरकार आपके हित की बातें करने वाली पार्टी असल में इनका असली चेहरा क्या है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।